जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस पोस्ट के ऊपर, ठीक है? इससे पहले मैं इन 2 पोस्ट्स के ऊपर बल्कि 3 2 कह लीजिए जिनके ऊपर मैं बात कर चुकी हूँ, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ये सारी पोस्ट्स जो हैं, इन सब में कोई ना कोई मतलब है और इस वीडियो के अंदर मैं एक्चुअली आप लोगों को लाइव अपडेट दे दूँगी कि करंटली उसकी जो फ़िज़िकल स्टेट है वो क्या है। तो अगर ये पूरी वीडियो आप लोग आखिर आखिर तक सुनेंगे तो मैं आपको जो करंट फ़िज़िकल स्टेट है उसके बारे में मैं यहाँ पर अपडेट दे दूँगी। अच्छा वो तो मैं शुरू कर रही हूँ, उससे पहले एक ये मुझसे यहाँ किसी ने पूछा है, ये आप लोग यहाँ पर अगर पॉज़ करके पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो करूँगी, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। हालाँकि मैंने मेरा ख़्याल से इसके ऊपर कई दफ़ा बात कर चुकी हूँ मैं, लेकिन मैं आप लोगों को अलग से एक्सप्लेन कर दूँगी, अभी नहीं। पहले मुझे ये सारी जो क्या कहते हैं, ये जो सारी पोस्ट्स हैं जिनके ऊपर मैंने जिनमें अपडेट्स दी हुई हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे और फिर मैं आप लोगों को उसके ऊपर भी बात कर दूँगी। और यहाँ पर मैं सुशांत की बहनों के ऊपर भी एक वीडियो, मेरे ख़्याल से 1 या 2 वीडियोज़ करूँगी। यानी वो कहीं न कहीं जगहों-जगहों पर हिंट्स छोड़ रही हैं वो लोग, ठीक है ना? तो उनके ऊपर उस तरीके से हम बात करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हम ये वीडियो शुरू करते हैं और ये पोस्ट है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अच्छा, अब सब सब तस्वीरों में ना आपको यहाँ पर एक थीम दिखेगी और वो है चाँद, ठीक है? चाँद के फ़ेज़ेस दिखेंगे। जैसे इस तस्वीर में आपको चाँद के अलग-अलग फ़ेज़, 1 मिनट, अलग-अलग फ़ेज़ेस दिखेंगे, ठीक है? 15 का चाँद है, पहली का चाँद है और फुल मून है। और फिर यहाँ पर तो आपको डेफ़िनेटली फुल मून दिख रहा है, लेकिन है ये पहली का चाँद, क्योंकि जो रोशनी जितनी है वो सिर्फ़ पहली की है। लेकिन वो जिस तरीके से लिया गया है वो है पूरा देखने में मून। उसके बाद ये फिर से यहाँ पर पहली का चाँद है और उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। इस तस्वीर में चाँद नहीं है, लेकिन इस तस्वीर में चाँद से रिलेटेड क्या है? अगर आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने फिर अगली तस्वीर में ये चीज़ इसलिए डाली भी इस तरीके से तस्वीर की, देखिए जब सूरज की धूप निकल कर आती है ना, किसी भी झरने यानी खिड़की से या किसी भी जगह से, रोशनदान से या हवादान से, कहीं से भी धूप अगर रोशनी की निकल कर आती है अंधेरे अंधेरे में भी, तो उसकी जो रोशनी गिरती है, जो झलकती है, वो येलो कलर की होती है। लेकिन रात की जो रोशनी होती है ना, जो चाँद की चाँदनी होती है, जब वो झिरी से निकल कर आती है ना, यानी जो भी होल होता है या कोई भी खिड़की होती है, कोई भी जगह होती है, वो इसी तरह की निकल कर आती है जो ये है। तो ये यहाँ पर इनडायरेक्टली रेफरेंस है और ज़रूरी नहीं होता है। ये मैं आप लोगों को इसलिए भी इस तरह से चीज़ें बताती हूँ कि ज़िंदगी में कभी आप लोग भी जब चीज़ों को डिकोड करें या समझने की कोशिश करें, तो हर चीज़ बहुत डायरेक्ट नहीं होती है। चीज़ों के मतलब होते हैं और उन मतलबों को समझना पड़ता है। आप थीम देखते हैं, आप चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस तस्वीर के ऊपर बात करते हैं। ये सारी तस्वीरें अपने आप में मतलब रखती हैं। सबसे पहले ये एक पूरा काला बैकग्राउंड है, उसमें ज़रा सी निकलती हुई रोशनी है और उसकी तरफ मदद को बढ़ता हुआ हाथ है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि खुद सीखो अकेले स्ट्रॉन्ग होना, यानी अकेले मजबूत होना, ठीक है? हम लोग सब अकेले आते हैं दुनिया में, अकेले जाते हैं। हमें सिर्फ बीच में साथी चाहिए होता है, कोई ना कोई, इस ज़िंदगी को, इस दुनिया में गुजारने के लिए। लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। और अगर हम दरअसल भी देखें तो हम अकेले ही होते हैं। हम लोगों के साथ होते हुए भी अकेले होते हैं, क्योंकि जो हमारे ट्विन फ्लेम होता है या हमारे सोलमेट्स होते हैं, वो हमें नहीं मिल पाते लाइफ में। तो हम हमेशा गलत लोगों के साथ अटक जाते हैं, ज़िंदगी उन्हीं के साथ गुजारते हैं। तो गलत लोगों के साथ होते हुए भी हम अकेले होते हैं। तो जो भी हम आज हैं और जिस तरह भी हम आज हैं, वो हम स्ट्रॉन्ग हैं, हम मजबूत बने हैं क्योंकि हम अकेले हैं। किसी के अगर सहारे की ज़रूरत हो तो वो लोग कमज़ोर रहते हैं, ज़िंदगी भर में मजबूत नहीं हो पाते हैं। तो आपको हालात वक्त मजबूत बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और इसमें उम्र की कोई कैद नहीं होती है। आप एक बहुत छोटे से बच्चे को भी असाबी तौर पर बड़ा मजबूत देखेंगे, यानी उसका जो क्या कहते हैं, यानी जो उसके असाब होते हैं वो बहुत मजबूत होता है। असाब से नर्व्स, यानी मजबूत लोग होते हैं, ठीक है? अब ये एक काली तस्वीर है। अब काली तस्वीर का क्या मतलब है? देखिए, जो काल कोठरियाँ होती हैं, डंजन्स होते हैं, जो भी किस्म की ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर किसी को कैद किया जाता है या उसको अंधेरे में फेंक दिया जाता है, वो अंधेरे में चला जाता है। और यहाँ पर दिमाग के तौर पर भी, अगर जिन लोगों के दिमाग नहीं खुले होते, उनके दिमाग भी अंधेरे में होते हैं ना, यानी जिनकी सोच खुली नहीं होती, वसी नहीं होती है, तो उनकी जो सोच होती है वो बंद होती है, वो डार्क होती है। यहाँ पर नेगेटिव चीज़ों को भी डार्क कलर से रिलेट किया जाता है कि जब इंसान नेगेटिव होता है तो उसकी जो थॉट प्रोसेस होता है वो
नेगेटिव होता है, डार्क होता है, डार्क ह्यूमर, डार्क यानी साइकोस भी डार्क होते, नहीं नहीं नहीं, आप लोगों को समझ आ गई मैं क्या बात कह रही हूँ। और वो इंसान जिसके दिल में मैल होती है, कालक होती है दूसरों के लिए, उसको भी कहते हैं कि वो काले दिल का मालिक है। लेकिन यहाँ पर ये काला जो डर का रंग है, कैद का रंग है, और ये वो रंग है कि तन्हाई का भी रंग है ये, क्योंकि आप जब अफसुर्दा होते हैं, आप परेशान होते हैं, आप गमगीन होते हैं, आप अंधेरे में बैठना प्रेफर करते हैं। ये आपने फिल्म्स में भी देखा होगा, ड्रामों में भी देखा होगा, सीरीज़ में भी देखा होगा, फ़िलासफ़ी में भी सुना होगा, नॉवेल्स में भी पढ़ा होगा कि हम जैसे मोहब्बत को लाल रंग से तशबीह देते हैं, इसी तरह हम गम को काले से देते हैं। तो ये उस तरफ की तरफ इशारा है कि एक इंसान इस तन्हाई में कैद में है और उसको इर्द गिर्द कुछ भी रोशनी नहीं दिख रही, कोई सहारा उसको नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो तन्हाई में। तो एक छोटी सी यहाँ छोटा सा कोई होल है जहाँ से चांद की चांदनी आ रही है उसमें से निकल कर, जिसकी तरफ वो हाथ आगे बढ़ा रहा है। अब अगर आप लोगों को याद होगा कि सुशांत के जन्मदिन पर मैंने 2 वीडियोस की थी जिनमें मैंने कुछ लिखा था, यानी लिख के बोला था। तो उसमें से एक था साहिल किनारे वाली, सफ़ीने पे वाली, वो मैं आप लोगों को किसी दिन एक्सप्लेन भी बल्कि कर दूँगी। तो बिल्कुल ये उसी तरीके की तरफ है कि बाहर उम्मीद है, रोशनी है, लेकिन अगला इंसान निकल कर आना चाहता है या नहीं। यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं कि वो निकल कर नहीं आना चाहता, यहाँ पर इसका ये मतलब है कि इंसान इस वक्त जिस स्थिति में है, जो उसकी परेशानी चल रही है, जो उसकी सिचुएशन है, वो उससे बाहर निकल कर आएगा कि नहीं आएगा। यानी वो अगर इस समय को गुजार लेना अकेले, जो कि बहुत क्रूशल टाइम है। यहाँ पर देखें तस्वीर में मैंने एक ये तस्वीर भी लगाई थी कि जो चेंज होता है वो अनकम्फर्टेबल होता है लेकिन ज़रूरी होता है। और कभी हमेशा नहीं कहते कि अंधेरे के बाद रोशनी होती है, जो अंधेरा टनल होता है उसके बाद रोशनी होती है। तो ये बिल्कुल उसी चीज़ की तरफ है कि ये समय है, ये थोड़ा सा कठिन है, ये गुजर जाएगा तो उसके बाद उस पार जो लोग हैं वो भी अपने ही हैं, यानी वो सब हाथ बढ़ाकर मदद करने के लिए तैयार हैं। और ये बात उसको पहले भी पता थी और ये अभी भी पता है। और यहाँ पर इसकी अगर इस बात को हम उस तरीके से लें कि उसकी अंदर की सिचुएशन क्या है, यानी वो अपने माइंड में क्या सोच रहा है, तो उसके माइंड में ये उम्मीद है कि वो हाथ बढ़ाएगा तो उसको लोग मिल जाएंगे। लेकिन अभी जो टाइम है या जिस जगह पर है या जिस तरीके से वो है, उसको उसमें उम्मीद नहीं छोड़नी। क्योंकि देखें कितने भी लोग मजबूत लोग क्यों ना हो, जब आपके ऊपर कोई चीज़ गुजरती है या आप किसी सिचुएशन में आते हैं, तभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कहते हैं ना कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है और कोई नहीं जानता। तो यहाँ पर आप कितने भी अपने माइंड को मजबूत बना लें, सोच लें कि अगर हमारे साथ खुदा न खास्ता कल को ऐसे होगा तो हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो कैसे होता है वो तभी पता चलता है आपको जब आप उस सिचुएशन में जाते हैं और आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी, आपका माइंड किस तरीके से उसको एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। तो ये यहाँ पर उस चीज़ की तरफ ये तस्वीर है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है, मैं अंग्रेज़ी और उर्दू यहाँ पर इंडिया में बोलने, मुझसे कोई बल्कि पूछ रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों में से कि आप बॉम्बे में हैं। हाँ, मैं बॉम्बे में, मैंने बताया हुआ है, मैंने कब से बताया हुआ है, मुझे लोकेशन का कभी भी इशू नहीं होता है बताने में। अच्छा, यहाँ पर मेरे लिए अंग्रेज़ी और उर्दू बोलना मुश्किल होती है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ी अलग करके बोलूँ। बल्कि इस वीडियो में भी आप देखेंगे कि मैं उर्दू में ज़्यादा बात कर रही हूँ, हिंदी के शब्द भी यूज़ नहीं कर रही। और मैं अंग्रेज़ी भी शायद यहाँ जिस लहजे में बोलूँगी, कोशिश मेरी ये है कि मैं उसमें ना बोलूँ जो यहाँ पर मैं बोलती हूँ, ताकि पता ना चले, ठीक है। क्योंकि ये जगह सेफ़ नहीं है हमारे लिए, ये हमारा स्टेशन नहीं है। और यहाँ पर अभी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें, तो इन्फॉर्मेशन के लिए जब आप होते हैं, आप नॉर्मल लोगों की तरह, लोकल्स की तरह रह रहे होते हैं, यानी लोकल्स की तरह नहीं, यानी लोकल्स के साथ मिलजुल के रह रहे होते हैं। उनको पता नहीं चलना चाहिए कि कौन है। बल्कि कोई मुझे कह रहा था कि आप क्या स्लीपर सेल्स में से, तौबा। अच्छा, चलो कभी बात करेंगे उस पर भी। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने यहाँ लिखा है, मैं एक दफ़ा अंग्रेज़ी में पढ़ देती हूँ, मेरे ख्याल से आप लोगों ने इतनी देर में पढ़ भी लिया होगा क्योंकि ये तस्वीर यहाँ से हिल ही नहीं रही थी। खैर, यहाँ पर इसका यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई विश आई वर अ मिरर इन योर रूम और ऑन अ वॉल ऑफ योर सेल so that I could watch you all day, where you sit and how you relax, or how you rest, or at the desk writing. I wish I could see you whilst you're dreaming and see how you fight against the sleep that's overpowering you like storm. अच्छा, अब जो सबसे पहली लाइन है यहाँ पर है, I wish I were a mirror in your room. इसका क्या मतलब है? अगर हम इसको बिल्कुल नॉर्मल सेंस में लें तो एक सेकेंड बेदाक जी। अच्छा, जो ये पहली लाइन है, देखें, शीशा
और आईना दो चीज़ें होती हैं। शीशा क्या होता है? शीशा होता है ग्लास, और आईना जो होता है वो जिसमें आप अपना अक्स देख सकते हैं। शीशे के आर पार लाइट जाती है और आईने के आर पार लाइट नहीं जाती। आईने के सामने आपको अपना मखौटा दिखता है, चेहरा दिखता है। तो यहाँ पर आईने की बात हो रही है कि मैं तुम्हारे उस रूम में आईना होती काश, या मैं दीवार होती तुम्हारे सेल में, क्योंकि सेल यानी जो तुम्हारा कैद खाना है या जो तुम्हारा जो भी जगह है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको फ़िलोसॉफ़िकली देखें तो यहाँ पर उसकी दिमाग यानी उसकी सोचों की बात की जा रही है कि उसकी सोचों में मैं काश अंदर होती। मैं देख सकती जाके कि वो उस वक्त क्या सोच रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है, वो उसको मैं अंडरस्टैंड कर सकती। क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे मैं भी आती हूँ, बड़े अच्छे तरीके से बात करती हूँ, लेकिन आप लोग हमेशा ही कहते हैं आप बड़ी बबली सी लगती हैं और बड़ी हंसी मजाक करती हूँ, बड़ी मज़ेदार हैं आप। लेकिन जो मेरे अपने अंदर की जो सिचुएशन है वो आप लोगों को नहीं समझ आती। हाँ, जैसे मैं यहाँ पर जब चीज़ें लिखती हूँ, कभी कभी तो खैर नहीं लिखती, मैंने अभी 10-11 दिन पहले लिखना शुरू की, तो आप लोग सब ये कहते हैं कि आप बड़ी दुखी लग रही हैं, आप बड़ी कोई परेशानी नहीं। ये मेरी हमेशा की सिचुएशन ऐसी होती है, मैं अंदर से हमेशा से ही इंसान ऐसे ही होता है। लेकिन जब वो लिख रहा होता है तो लिखने में वो अलग होता है और बोलने में वो इसलिए अलग होता है क्योंकि आप हर किसी को अपसेट नहीं कर सकते। आपका गम अपना होता है और हम लोगों को सिखाया जाता है कि अकेले रहकर मजबूत होना होता है, तो हम अकेले ही रहकर हर चीज़ करते हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पर उसके दिमाग की तरफ भी कहा जा सकता है कि भाई उसकी सोचों में जाके घुस के देखना कि भाई वो इस वक्त क्या फ़ील कर रहा है, क्योंकि ये जो शुरू के 3 ऑर्बिट्स होते हैं आसान नहीं होते किसी भी इंसान के लिए, कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। तो इस वक्त आप अपने आप को या तो बना लेते हैं या आप अपने आप को तोड़ लेते हैं। इसी वक्त आप फैसला करते हैं कि आपने बागी होना है या आपने सरेंडर करना है। इसी वक्त आप फैसला करते हैं कि आप जिस दुख से और दर्द से इस वक्त गुजर रहे हैं आप किसी और को गुजरने नहीं देंगे। इसी वक्त आप फैसला करते हैं कि आप यहाँ पर आकर अटक के बैठे नहीं रहेंगे, आपने कुछ और करना है। यही वो समय होता है आपकी ज़िंदगी का जिसमें आप बहुत सारे फैसले करते हैं। यहीं पर मैंने लोगों को गिरते हुए देखा है, यहाँ पर मैंने लोगों को बिल्कुल हारते हुए देखा है। तो ये जगह है, यानी ये जो जगह होती है ये बहुत यानी ये कुछ और चीज़ होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस वजह से कहा जा रहा है कि या तो उसकी सिचुएशन हकीकत में आंखों से देखने के लिए कि भाई हम जाकर देखें कि उसको हम हर वक्त देख सकते हैं या हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम उसको मॉनिटर नहीं कर सकते। हम जब तक मॉनिटर नहीं कर सकते जब तक कि वो लोग उसको छोड़कर यहाँ ना भेजें। यानी वो लोगों से मुराद पॉसिबिलिटी 5 वाले लोग हैं। अगर आप पॉसिबिलिटीज वाले सीरीज़ को आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि मैं यहाँ किसकी बात कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पर अगर हम यानी सीसीटीवी बनने के बजाय अगर हम एक इंसान के दिमाग में जाकर, यानी इसका ये मतलब है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि उसके दिमाग और उसकी सोचों में क्या चीज़ चल रही है, ठीक है। कि अच्छा, उसके अलावा वो कैसे बैठ रहा है, वो कैसे रेस्ट कर रहा है, यानी किस तरीके से वो अपने आप को संभाल रहा है। यहाँ पर बैठना आप तभी बैठ सकते हैं जब आपके जिस्म में ताकत हो, है ना। अगर आप बेहोश हो रहे होते हैं तो आप देखें ना, आप नहीं बैठ पा रहे होते, आप गम से निढाल हो रहे होते हैं, आप नहीं बैठ पा रहे होते ना, आप गिर रहे होते हैं या आप बेहोश हो रहे होते हैं। तो यहाँ आप अपने आप को किस तरह संभाल रहे हैं, ये सिट जो शब्द है इसका ये यहाँ पर ये मतलब है कैसे रेस्ट कर रहे हैं, यानी आराम। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर कि आप आराम कर रहे हैं या आप आराम नहीं कर रहे। ये यहाँ पर काम की बात नहीं है, यहाँ पर आराम की बात हो रही है कि आप रिलैक्स हैं या नहीं हैं, या आप अभी भी इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हैं जहनी तौर पर, यानी रेस्ट कर भी पा रहे हैं या नहीं, यानी आपको कोई उम्मीद है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ उम्मीद की किरण छोटी सी चांद की चांदनी झलक रही है ना इसमें से, ठीक है। उसके बाद डेस्क पर बैठकर लिखना, ये बड़ी चीज़ जो है मैं सबको कहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर रोने तक की इजाज़त नहीं होती, हम रोते हैं तो हमें सज़ा मिलती है। हम रो भी नहीं सकते क्योंकि रोने का मतलब है कि हम इर्द गिर्द माहौल को टेंस कर रहे हैं, और हम इर्द गिर्द यहाँ पर हर कोई इतना टेंस्ड होता है कि हर कोई ये कोशिश कर रहा होता है कि हम एक दूसरे को ज़्यादा टेंशन में ना डालें। यानी आप रो भी नहीं सकते, खैर रोने की सज़ा होती है यहाँ पर, ठीक है। आप सिर्फ तभी जाके बिलक बिलक के फूट फूट के रो सकते हैं कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन में जब आप अपने ऑर्बिट्स पूरे करके डिपार्टमेंट आपको मिलता है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन का डिपार्टमेंट मिलता है तो फिर आपको थोड़ी बहुत होता है कि चलो ठीक है, आप एक नॉर्मल इंसान की तरह जज्बात शो कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि पागल होने की बजाय सबसे बेहतरीन चीज़ होती है, लेकिन हाँ, जितना आप लिखेंगे जो बातें आप किसी से भी नहीं कह सकते वो आप लिख के अपने आप से कहते हैं ना, तो आपको हल्का फील होता है। आप कितना नहीं, आपने देखा है कि आप जब बहुत परेशान होते हैं आप अपने आप से बोलने लग जाते हैं, तो आप अपने आपके अंदर की जो भड़ास होती है उसको निकाल रहे होते हैं, क्योंकि आपको ये होता है आपका सर फट जाएगा अगर आपके इर्द गिर्द को बात करने वाला शेयर करने वाला नहीं है। और एक और भी ऐसी सिचुएशन होती है
जिसमें आप हर इंसान की ना कई सारे चेहरे होते हैं। एक चेहरा वो होता है जो उसका बाहर के अनजान लोगों के लिए होता है, एक वो जो उसकी दूर दराज के लोगों के लिए होता है, एक उसका चेहरा अपने करीब के दोस्तों के लिए होता है, एक उसका चेहरा नॉर्मल दोस्तों के लिए होता है, एक उसका चेहरा अपने घर वालों के लिए अलग होता है, एक उसका चेहरा अपनी प्यार करने जो जिससे वो प्यार करता है उसके लिए अलग होता है। फिर एक इंसान का अपना चेहरा होता है जो उसने किसी को नहीं दिखाया होता है, पर उसको पता होता है कि उसका चेहरा, और एक और उसका चेहरा होता है जो उसको भी नहीं पता होता कि वो उसका चेहरा है, जो वो खुद से भी छुपा के बैठा होता है। तो हर इंसान के ना कई चेहरे होते हैं। तो उन चेहरों में एक जो चेहरा होता है ना, जो आप को पता होता है कि वो आपका चेहरा है लेकिन आप नहीं दिखा पाते किसी को, मैं उसमें कहती हूँ हमेशा कि उन सोचों को ना अपनी लिखा करो, उससे इंसान को बहुत सुकून मिलता है, वरना हम पागल हो जाएंगे। लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर रेस्ट के साथ मैंने इसलिए डेस्क भी लिखा है कि अगर वो लिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो मेंटली तौर पर इस पर स्टेबल है, यानी वो रिलैक्स है। क्योंकि जब आप लिखना शुरू कर देते हैं पेपर्स पे तो आप अपनी ज़िंदगी को प्लान करना शुरू कर देते हैं कि अब आपको यहाँ से क्या करना है। और लकीली उसकी सिचुएशन में उसको एटलीस्ट पता है कि उसके साथ आगे आगे होने क्या वाला है, क्योंकि उसको ऑलरेडी यहाँ पर वो दूसरा इंसान, यहाँ मैं लड़की का नाम नहीं लूँगी क्योंकि आप लोगों को पता नहीं कोई किस्म की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन वो इंसान उसको मदद कर चुका है। तो उसको पता है एटलीस्ट कि आगे होने क्या वाला है। उसको इस बात की पक्की यानी कभी उम्मीद है कि वहाँ पर वो अगर जाएगा तो अकेले नहीं है, यहाँ से सिर्फ उसको निकलना है। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर, और ये है, आई विश आई कुड सी योर वॉइस योर ड्रीम इन and see how you fight against the sleep that's overpowering like a storm। अच्छा, यहाँ पर जो ये ड्रीमिंग तक है ना, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि मैं देख सकती कि तुम कैसे ख्वाब बुन रहे हो। यानी तुम ख्वाब बुन रहे हो, तुम्हारे पास उम्मीद है कि तुम ख्वाब बुन रहे हो, या तुम बिल्कुल टूट गए हो। यानी इस सारी चीज़ का ये जो यह मतलब है ना कि मैं तुम्हारे रूम में आईना होती, का मतलब ये है कि काश मैं तुम्हारे सामने होती, यानी हम तुम्हारे सामने होते हैं, यानी हम लोग तुम्हारे सामने होते हैं, हम तुम्हें देख सकते हैं, हमें तुम्हारी कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि हम समझ सकते हैं कि तुम इस वक्त किस सिचुएशन में हो, दिमागी तौर पर, जहनी तौर पर। तो अगर हमें आपकी जहनी सिचुएशन पता है, हमें आपकी सिचुएशन पता है कि आप अपने दिमाग में क्या चीज़ रख रहे हैं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, तो हम एटलीस्ट समझ पाएंगे कि आप ख्वाब बुन रहे हैं या आप ख्वाब नहीं बुन रहे, आपके जहन में कोई ख्वाब है भी या आप बिल्कुल हार गए। ठीक है, एंड सी हाउ यू फाइट अगेंस्ट दैट स्लीप दैट्स ओवरपावरिंग यू लाइक अ स्टॉर्म। यहाँ पर ना जो नींद है वो गालिबा है, यानी नहीं सॉरी, ओवरपावरिंग गालिबा है, गालिब आ रहा है नींद का आना आपके ऊपर। अब नींद आपको किस तरह से आती है, किन सिचुएशंस में नींद आती है? जो शदीद नींद आती है, एक नींद आती है जब आप अपने दिन के 12-13 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे जाग लेते हैं, तो आपको एक नींद आती है जो आपको सोना होता है क्योंकि वो आपकी बॉडी क्लॉक होती है, आपसे मांगती है। फिर एक नींद थकन से आती है कि आप इतना सारा दिन में थक जाते हैं कि आपको एकदम नींद आती है। स्पेशली अगर आप जिम से आते हैं और आपने प्रॉपर एक्सरसाइज की है, प्रॉपर वेट लिफ्टिंग की, तो आपका जिस्म थक जाता है, उसको रेस्ट चाहिए होता है, आपको नींद आती है। एक नींद आपको तब आती है जब आप 24 घंटे 32 घंटे जाग रहे होते हैं, तो आपका जिस्म थक जाता है, आपको नींद आती है। फिर एक नींद होती है जो आप मेडिसिन आपने ली हुई होती हैं, आप नशे में होते हैं, आपको नींद आती है। एक नींद ऐसी होती है कि आपने ड्रग्स और शराब ली हुई होती है तो आप उसमें नशे में होते हैं, वो इतना गहरा नशा होता है कि आपकी आंखें मूंद जाती हैं। फिर एक चीज़ होती है, एक नींद होती है जो आपको कोई नशा देता है, जो कि रिया चक्रवर्ती देती थी सुशांत को, जिससे आप हर वक्त सोते रहते थे, और ये बात डिस्कस भी पहले की गई है। एक और नशा, एक और नींद होती है, वो नींद होती है जब कोई दुनिया से चला जाता है तो कहते हैं कि वो सुकून की नींद सो गया, यानी वो सो गया सुकून की नींद। तो जो सुकून की नींद सो गया वो तो वैसे ही उस नींद से नहीं लड़ सकता, झगड़ सकता, क्योंकि वो सो गया, वो मर गया, वो ख़त्म। लेकिन यहाँ पर फाइट करने की बात हो रही है, यानी वो हारा नहीं है, यहाँ पर फाइट करने की बात हो रही है, तो इसका डेफिनेटली मतलब है कि वो मरा नहीं है। सही है। एक और नींद होती है, वो होती है जब आप कोमा में होते हैं। कोमा में जो इंसान होता है वो सो ज़रूर रहा होता है हमारे लिए, लेकिन वो अंदर से जाग रहा होता है। उसका कहते नहीं डॉक्टर्स आकर के हमने जो करना था मेडिकली कर दिया है, अब उनकी विल पावर पर है कि वो कितनी जल्दी इस कोमा से बाहर निकलना चाहते हैं। आप उनसे बात करें, वो सुनेंगे, समझेंगे, वो शायद रिएक्ट करेंगे। इसलिए कोमा पेशेंट्स रिएक्ट भी करते हैं किसी भी तरीके से। कभी उनकी पलक झपक जाती है, कभी उनकी फेस पे कोई चीज़ ट्विच कर जाती है, या हाथ हिलता है, या कोई भी ऐसी चीज़ होती है। सुशांत के केस में भी हमने हाथ हिलता हुआ देखा था, 14 जून की जो वीडियोज़ थी। ठीक है,
तो इंसान मर गया है कॉमा में, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। तो ये जो नींद है ना, उसको नींद किस तरह की दी जा रही है सुशांत के केस में, उसको वो अभी तक कोमा में है या वो मेडिसिन के उसको इन्फ्लुएंस की, या वो किसी इन्फ्लुएंस के अंडर है, यानी नशे के, यानी उसको कोई नशा दे के रखा हुआ है, या फिर उसको इतना ज़्यादा नम किया हुआ है कि उसको बस डोज देते हैं, वो काम करता है और फिर वो सो जाता है। तो ये जो आर्टिफिशली जो भी चीज़ आपके अंदर इंड्यूस की जाती है ना, उससे फाइट की जाती है। यहाँ पर अगर उसको वो उन्होंने रखा हुआ है काम के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वो उसको कुछ ना कुछ दे रहे होंगे, ठीक है, ताकि वो रिलैक्स रहे, उसकी नर्व्स काम रहें, ताकि वो काम कर सके। अगर वो वही पारो या लैला बना बैठा रहेगा तो वो काम नहीं इनके कर पाएगा। और इवन हमारी तरफ से भी जो एक पूरी मेडिकल टीम होती है, हमारा जो पूरा लैब होता है, वो पहले ही जाकर उस इंसान को ट्रीट करते हैं जिसके साथ जो भी एक्सीडेंट होता है, उसका जो भी 14 जून को एक्सीडेंट हुआ है, उसके फ़ौरन बाद इमीडिएटली हमारी तरफ से जाती है टीम जो उसको ट्रीट करती है, क्योंकि पॉसिबिलिटी 5 जो है पॉसिबिलिटी 7 के साथ मिलकर काम करती है। पॉसिबिलिटी 5 एक कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड के लिए उस बंदे को अपने पास रखती है और फिर वो लेवरेज यूज़ करते हुए हमारे पास उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि उस सिचुएशन के बाद इंसान को हैंडल करना नॉर्मली आप लोगों की दुनिया में आसान नहीं होता। आप लोगों के पास वो चीज़ें नहीं होती, रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, मेडिसिन नहीं होती जिससे आप एक ऐसे इंसान को रिवाइव करके रख सकें लंबे समय तक, जिनके साथ इस तरह से हुआ हो, कुछ भी बड़े एक्सीडेंट्स हुए हों, जिनको मेडिकली मारा जाए, यानी उनकी कहा जाए कि वो मेडिकली मर चुके हैं। क्योंकि जब तक आप, यानी ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पॉसिबिलिटीज़ वाली वीडियोस में, तो मैं यहाँ दोबारा नहीं जाऊँगी। तो हमारी तरफ से वैसे भी वो टीम जाती है, हर किसी के लिए जाती है, और उसको वहाँ से ले जाकर अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। उसमें जो है वहाँ पर इंसान रहता है कोमा में, वो डेफिनेटली रहता है। आपकी बॉडी एक शॉक से गुजरती है शदीद किस्म के, आप लिटरली इस दुनिया के लिए, जो आप लोगों की दुनिया, उसके लिए वो मेडिकली इंसान मर चुका होता है। पर हम जिस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम जिस तरीके से रखते हैं, हमारे पास जो एंटीडोट्स होते हैं, या हम कितने घंटे के बाद भी किसी मरे हुए इंसान को रिवाइव कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं हो सकता, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। बल्कि मेरे ख्याल से आप लोगों को पता भी नहीं होगा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मरे हुए नहीं हैं, लेकिन वो मरे हुए हैं। उन्होंने अपना दिल क्या करते हैं, कायरो में डलवा कर, यानी अपने आप को फ्रीज़ किया हुआ उन्होंने, तो वो फ्रोज़न, उनका लिटरली दिल बर्फ़ की स्लेब जिसे कहते हैं ना, वो हुआ हुआ। ये वो आपके आशिक की यहाँ मैं बात नहीं कर रही कि आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वो बड़े सर्द है, नहीं, यहाँ पर लिटरली एक ज़िंदा इंसान को भी आप कायरो में रख सकते हैं, उसको आप पूरा फ्रोज़न कर सकते हैं, उसको आप बाद में ज़िंदगी में रिवाइव कर सकते हैं। और एक्चुअली लैब्स में ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और इसकी इन्फॉर्मेशन गूगल पर भी है। आप लोग अगर मैंने इसके ऊपर बात करनी है, मैं जब बाद में बात करूँगी ना कि हमारे पास किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो मैं आप लोग को बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर मैं जो एक बात बता रही हूँ ना, आपके दिल को जब हमें किसी को मारना होता है, हम जब किसी को मारते हैं यहाँ पर लाने के लिए आप लोगों की अंदर, यानी आप लोगों की तरफ से, तो हम तक ऐसे ही मारते हैं कि उसका दिल फ्रोज़न हो जाता है, यानी वो लिटरली मेडिकली वो मर जाता है दुनिया के लिए, लेकिन फिर हम उसको यहाँ पर लाकर रिवाइव करते हैं। तो ये इस तरीके से भी ये चीज़ें होती हैं। ये कई अलग अलग मेथड्स होते हैं, ये मेरे ऐसी जहन में आया तो मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जब जो भी घटना घटती है, उसके फ़ौरन बाद हमारी मेडिकल टीम जाती है, वो रिवाइव करती है। एकदम से वो होश में इंसान नहीं आ जाता, एकदम से वो ज़िंदा नहीं हो जाता है, वो एक कोमा की स्टेट में चला जाता है। तो हम उसको लाकर जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर रख कर उसको ट्रीट करते हैं। नॉर्मली वो आइलैंड्स होते हैं, या फिर हिल पर कोई ऐसी जगह होती है, या फिर सहरा के बीच में होती है। मैंने कई दफ़ा ये लोकेशंस भी बताई हैं कि लोकेशंस कैसी लोकेशंस होती हैं, तो वहाँ पर हम लोग ट्रीट करते हैं। फिर वहाँ से जो पॉसिबिलिटी 5 वाले होते हैं, वो ले जाते हैं अपने बंदे को, उसको फिर वो यूज़ करते हैं, और फिर उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे साथ, वो ख़त्म करके वो हमारे पास वापस छोड़ देते हैं। उससे पहले एक ऑफिशियल हैंड ओवर होता है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर इंडिया में हैं। वो ऑफिशियल हैंड ओवर होता है ऑफिशियली, यानी आप लोगों वाला ऑफिशियल नहीं, लेकिन एक पूरी जो देश होता है, जो उस इंसान का देश होता है, वो उस बात से बरी जमा हो जाता है कि हम इस नाम के किसी भी बंदे को इस दुनिया में, इस देश में जानते हैं। ख़त्म, उसकी हर चीज़ हट जाती है, उसको पूरा वो मैंने ऑफिशियल हैंड ओवर को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग चाहें वीडियोज़ देख लीजिएगा। तो ये सारी सिचुएशन होती है। लेकिन ऑफिशियल हैंड ओवर का ये मतलब नहीं होता है कि हमें वो बंदा प्लेट में रख के दिया जाएगा कि ये लो अब तुम ले लो, नहीं। ये ऑफिशियल हैंड ओवर एक लंबा प्रोसीजर होता है, ठीक है।
और लगभग ये ऐसी ऑर्बिट्स के करीब करीब शुरू हो जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता की जाती हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर उसको शुरू में उन्होंने, जाहिर सी बात है वो हर कोई शुरू में कोमा में होता है, फिर वहाँ से उसको रिवाइव कर दिया जाता है। हम ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एक इंसान को लंबे समय तक कोमा में रखने के लिए, तो डेफिनेटली हमारे पास जिस तरीके के एक्सपेरिमेंट की गई चीज़ें होती हैं, हम उनको यूज़ करते हुए बहुत जल्दी हर इंसान को तकरीबन महीने से 3 महीने के अंदर अंदर वापस होश में ले आते हैं मरे हुए इंसान को। फिर बाकी उसकी जो मेडिकल सिचुएशंस होती हैं, डिपेंड करता है कि हम उसको एक्सपेरिमेंट्स के लिए रखेंगे, इन्फॉर्मेशन के लिए रखेंगे। लेकिन हम अभी फ़िलहाल ऐसे लोगों पे जो पॉसिबिलिटी 5 वाले होते हैं, उनके लिए हम डिसाइड ही नहीं करते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट्स में जाएगा या इन्फॉर्मेशन में जाएगा, क्योंकि उससे पहले ट्रेनिंग होती है जो कि उस लड़की का डिपार्टमेंट है। ये वो चीज़ों में होती है जब गवर्नमेंट मार के भेजती है खुद, या फिर हम पॉसिबिलिटीज़ जो 7 वाले होते हैं खुद ही उठा कर ले आते हैं, जो कि गवर्नमेंट ही के थ्रू लाते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी 5 में ये होता है कि आप उस इंसान को ज़िंदा करके उनको दे देते हैं वापस, वो उसको यूज़ करते हैं, फिर वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट रहता है। अब देखिए, जब उसमें क्या काम है वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि उससे किस तरह से काम लेंगे, वो उसको बिठा कर काम लेंगे या उनको उसको फिज़िकली उससे कोई काम लेना है। अगर बिठा के काम लेना है तो उसकी जिस्म की जितनी अंदर तोड़ फोड़ हुई है, टांगें टूटी हुई हैं या पसलियाँ टूटी हुई हैं या कोई कुछ भी खुदा ना खास्ता बड़ी चीज़ें हुई, दिमाग पे चोट आई हुई है क्या, क्योंकि डिपेंड करता है कि एक्सीडेंट किस तरह का हुआ है, कत्ल किस तरह का किया गया है, मारा किस तरीके की गया है, कि उसमें बहुत चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें टाइम लेती हैं। लेकिन हम उसको होश में ज़रूर ले आते हैं 1 से 3 महीने के अंदर अंदर। और ये 1 से 3 महीने बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होता है एक ऐसे इंसान को रिवाइव करने के लिए जो ऑलरेडी मर चुका होता है मेडिकली दुनिया के लिए। तो ये नॉर्मली यूजुअली ऐसा होता है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर हो जाता है। 3 महीने उस केस में कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है घटना के टाइम, वो एक अलग चीज़ होती है। फिर उसमें बाकी जितना अंदर का तोड़ फोड़ हुई हुई होती है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता होती जाती है। नॉर्मली ये होता है कि जो लोग भी ऐसे लोगों को लेकर जाते हैं पॉसिबिलिटी 5 वाले कोई भी केस में, वो नॉर्मली उनके दिमाग को यूज़ करने के लिए लेके जाते हैं, तो उनका दिमाग और उनके हाथ सही होना बहुत ज़रूरी होते हैं। बस ये मेन चीज़ होती है, हाथ और दिमाग सही होना ज़रूरी होते हैं। बाकी डिपेंड करता है, हर केस जो है वो सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो कॉमा वाली सिचुएशन यहाँ पर निकल गई। लेकिन क्योंकि वो अभी भी उन्हीं की कैद में है, उन्हीं की उसी जेल के अंदर है, तो उसको वो किस तरीके से यूज़ कर रही हैं, मैं आपको उसकी डायरेक्ट जो स्टेट है वो मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि वो इस वक्त प्रॉपर तरीके से नम है। यानी वो काम करता है और वो फिर सो जाता है, वो काम करता है और वो फिर सो जाता है, वो काम करता है वो फिर सो जाता है। लेकिन उसकी जो कंडीशन है उसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है, क्योंकि इंसान एक्सेप्टेंस की तरफ आने लग जाता है। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। आपको कोई अगवा करके, मैं हिंदी शब्द नहीं यहाँ पर बोलूँगी ज़्यादा, मेरी कोशिश है आजकल, आपको कोई अगवा करके लेकर जाता है, आप कुछ टाइम उससे डरे धमके रहते हैं, बहुत डरे रहते हैं, फिर आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, फिर आप सही होने लग जाते हैं, थोड़े थोड़े आप उस चीज़ को समझ जाते हैं कि अब यही हमारी जो है किस्मत है, यही है हमारी जो भी है। तो आप उस चीज़ को जैसे ही आप एक्सेप्ट करने लग जाते हैं ना, अपनी सिचुएशन को यकीन माने, आप बेहतर फील करने लग जाते हैं। और ये मैं हर किसी को बात कहती हूँ कि जो हो गया सो हो गया, जो हो रहा है उसको समझो कि यही होना था ये, तो इसको कबूल कर लो। जब तक आप डिनायल में रहेंगे ना, आप सही नहीं हो पाएंगे। इसलिए कहते हैं ना, हर किसी को जब कोई किसी गम या सदमे से गुजरता है कि यार एक दफ़ा बात कर लो उसके ऊपर, एक दफ़ा बोल लो, एक दफ़ा बात कर लो, समझा कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, तो हल्के हो जाओगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। हम ज़िंदगी में चीज़ों को लेट गो इसलिए नहीं करने देते हैं क्योंकि हम चीज़ों को लेट गो इसलिए नहीं ज़िंदगी में करते हैं क्योंकि हमारे अंदर उम्मीद होती है, हम होप रखते हैं कि शायद चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन ऐसी सिचुएशंस में चीज़ें सही नहीं होती। ऐसी सिचुएशन में बेस्ट बेट आपके लिए ये होती है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें। जैसी एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ जाती है, आप मान लेते हैं। एक लड़की है, उसकी शादी होती है, उसका हस्बैंड बड़ा अब्यूसिव होता है। शुरू में वो उसको दर्द होगा मारपीट से, हर चीज़ से। आहिस्ता आहिस्ता वो उस चीज़ को कबूल करने लगेगी, फिर उसको दर्द नहीं होगा, वो ढीठ हो जाएगी। तो बिल्कुल यही सिचुएशन होती है कि यहाँ पर लोग एक्सेप्टेंस की तरफ आ जाते हैं। तो शुरू में वो बिल्कुल नम रहा है, यानी काम किया नम हो गया, काम किया नम हो गया, और उसको जल्दी जल्दी नम करना पड़ता था क्योंकि वो एकदम इंसान बिगड़ने लग जाता है।
और अगर आप बिगड़ते हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ बिगड़ती है, आपकी दिमाग बिगड़ता है ना, तो आपकी नर्वस ब्रेक डाउन हो उससे पहले ही आपको नम कर दिया जाता है कि आप बिल्कुल उस सिचुएशन में ना जाएं, आपको सोचने का भी मौका ना मिले, बस अपना काम और नम, अपना काम और नम, अपना काम और नम। वो उस फेज से निकल कर अब जो उसका नमिंग पीरियड है, क्योंकि हमारे पास स्टेट्स आते रहते हैं, तो अब जो उसका नमिंग पीरियड है उसमें गैप आना शुरू हो गया। इसका ये मतलब है, और इसका बहुत पॉजिटिव मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता वो एक्सेप्टेंस की तरफ है, और आहिस्ता आहिस्ता जितना वो कम नम होता चला जाएगा ना, वो वापस आना शुरू होगा, उसको उम्मीद दिखना शुरू होगी। और उसको इस चीज़ के लिए तैयार होना भी बहुत ज़रूरी है कि अभी बेशक ये जो 3 ऑर्बिट्स होते हैं ये डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन यहाँ आकर भी बहुत कुछ है, अभी ट्रेनिंग ही बहुत डिफ़िकल्ट है, और फिर उसके बाद अलग सिचुएशन होती है। तो ये यहाँ से निकलना इस वक्त इसके लिए, इस सिचुएशन से, उन लोगों के पास से निकलना नहीं, उन लोगों के पास से तो वो कॉन्ट्रैक्टेड पीरियड है, वो उसी में ही निकलेगा, उससे पहले नहीं निकलेगा। इस अपने आप को रिलैक्स करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जितना रिलैक्स होना ज़रूरी है। इसलिए मैंने यहाँ पर सिट, रेस्ट और डेस्क की बात की है, और ये जो स्लीप की भी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ ना, कि जो नींद तुम्हारे पर गलबा दे रही है, क्योंकि जब आपको नम कर दिया जाता है ना, आपकी नर्व्स को नम कर दिया जाता है, तो फिर आप नम होते हैं, तो फिर आप सो जाते हैं। तो उससे किस तरह आप फाइट कर रहे हैं, यानी तूफ़ान से फाइट करना आसान नहीं होता ना, तूफ़ान आपको निगल जाता है, आपको खा जाता है, आपको लेकर उड़ जाता है तूफ़ान। तो ये जो यहाँ पर मेडिसिन हैं, ये आपको निगल जाएँ, उससे लड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये बंदा फाइटर है, ये बंदा हारने वालों में से नहीं है, ये मैंने मेरे ख्याल से पहले वाली पिछली वीडियो में भी बात की थी। तो ये जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, ये इसकी करंट सिचुएशन है, ठीक है। और सबसे पहले इसको आइलैंड में ले जाके रखा गया, वहाँ पर कोमा में रहा, उसके बाद उसको ले जाकर जो उसकी करंट लोकेशन है मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, मैं एक्चुअली बता सकती हूँ उसकी करंट सिचुएशन क्या है, लेकिन मैंने यहाँ पर करंट सिचुएशन के ऊपर हिंट दी है उस वीडियो में, जिस वीडियो में मेरा ख्याल से मैंने सिग्नेचर्स किए हैं, शायद मेरा ख्याल से, जिसमें मैंने आखिर में लिखा है आई लव यू ऑल करके, उस वीडियो में। मुझे बताइए कि अगर आप लोगों को हिंट मिल गई है, मैं यहाँ कमेंट्स वगैरह जो मैं चेक करूँगी, फिर मैं देखूँगी कि आप लोग उस हिंट पकड़े हैं कि नहीं पकड़े हैं, वो करंट सिचुएशन है, उसकी लोकेशन है, सॉरी, ठीक है। और मैंने बहुत बड़ी हिंट भी दे दी है यहाँ पर, मेरा ख्याल से आप लोगों को शायद अब समझ आ जाएगी, अगर आप लोगों को समझ आई तो, ठीक है। चलिए अब हम इस वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं। तो ये इस चीज़ का सारा मतलब था। यहाँ पर मिरर और वॉल होने का भी मतलब यही है कि यानी काश हम उधर होते कि हम तुम्हें देख सकते, क्योंकि जब भी आप उस तरफ उस जगह पर होते हैं तो आप बीच में इंटरफेयर नहीं करते हैं, हमें यहाँ से अलाउ नहीं होता। इवन अगर हमें इस केस से, मुझे इस केस से, उस लड़की को इस केस से ना भी हटाया जाता, तब भी हमें अलाउ नहीं होता है कि हम जाकर इंटरफेयर करें। हमारे पास सिर्फ एक रिपोर्ट आती जाती है, स्टैट्स आते जाते, क्योंकि हमारी मेडिकल टीम जो है उसको मॉनिटर कर रही होती है, हेल्थ को, वो बहुत ज़रूरी होती है, तो हमारे पास उस तरीके से स्टैट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें थी। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को कुछ मतलब समझ आ गया होगा। और प्लीज़ मैं आप लोगों से ये बार बार बात कह रही हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी आप यहाँ पर कोई भी ऐसी अपडेट या पोस्ट देखें मेरी तरफ से लिखी हुई, तो ज़रूर समझ जाइएगा कि बेशक हो सकता है कि दिल का हाल हो, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उसमें अंदर छुपी हुई बातें भी होती हैं, मतलब भी होता है। और ये बाकायदा एक थीम चल रही है। ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करके अगली वीडियो में मैं इस तस्वीर के ऊपर बात करूँगी, ठीक है। चलें अभी हम यहाँ पर रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।